नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ की फिजाएं में सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आने वाले विधानसभा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन को जनता के सामने हम बताएंगे कैसे इन्होंने जनता को ठगा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है, भूपेश सरकार पर तमाम प्रश्न कर रही है। भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। पीएम और राहुल गांधी की आने वाले दिनों में रैली हो सकती है। इस पर भी बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल और भूपेश सरकार के कार्यकाल के बीच सियासत देखी जा रही है, जिसमें रमन सरकार के 15 साल का कार्यकाल और 5 साल भूपेश बघेल के हैं। कांग्रेस बीजेपी के 15 साल पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी भूपेश बघेल की सरकार को लेकर घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता के बीच में जाकर रमन सरकार की 15 साल की नाकामियों गिनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा सितंबर महीने में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुका है। बड़े नेताओं के दौरे के बीच भाजपा और कांग्रेस में अपने अपने कार्यकाल और घोषणा पत्रों के वायदों को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार ने भाजपा की पूर्व सरकार के घोषणा पत्रों का लिस्ट दिखाते हुए 15 साल के कार्यकाल में कितने वायदे भाजपा ने पूरे किए और कितने वायदे पूरे नहीं किए, इस पर भाजपा को आईना दिखाया है। वहीं इस बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश की जनता को छलने का आरोप लगाया है। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, लेकिन भाजपाइयों को तो उत्तर देना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों को गैया देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरी बार कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, 300 का बोनस देंगे। तो जनता तो पूछेगी ना कि हर बार घोषणा पत्र में झूठ लिखते हो, वायदे पूरा नहीं करते हो। इस बार घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने जा रहे हो जो सत्य होगा या असत्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय छत्तीसगढ़ के आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आप चुनाव में उनके घोषणा पत्र को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन तीनों घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। अभी तो 24 घंटा हुआ है माननीय रविंद्र चौबे जी, हमने अपनी घोषणा पत्र के लिए लोगों से सलाह आमंत्रित करना शुरू किया है। आप अभी से घबरा गए? अरे 2018 में जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 36 वादे किए थे उसमें, और आपके ही उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि 12 पूरे किए हैं, 12 को हाथ लगाया है और 12 को छुआ ही नहीं है। तो आपने तो 1/3 मामला अभी घोषणा पत्र का पूरा नहीं किया। और आपके में एक मंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी के लिए हमने गंगा की कसम नहीं खाई थी। तो क्या घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी है, कसम नहीं खाई तो पूरा नहीं करेंगे? मतलब आप खुद ये मान रहे हैं कि वो घोषणा पत्र लबरा घोषणा पत्र था। भाजपा का घोषणा पत्र सटीक रहेगा और मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए विकासोन्मुखी होगा। चुनाव से पहले शुरू हुए सियासी बयानबाजियों का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रही हैं। अब देखना होगा जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसकी बातों पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी गर्म दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर तमाम आरोप मढ़ रही है। बीजेपी कांग्रेस को संकल्प पत्र को लेकर घेर रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज मैडम आपको मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है लक्ष्मी जी, जिस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ में सियासत इस समय बहुत जोरों पर चल रही है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 15 साल में जो आपने काम नहीं किया उसके बीच में हम जनता को लेकर जाएंगे और आपके घोषणा पत्र पर तमाम सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि आपका नेतृत्व बहुत बेकार था, इसलिए जनता ने आपको किनारे कर दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चुनाव को देखते हुए आप किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगी और कांग्रेस के इन सारे जवाबों के आप किस प्रकार, इन आरोपों के किस प्रकार से जवाब देंगी? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि 15 साल हम सरकार में रहे, तो इसमें सीधा जाहिर होता है कि 5 साल में लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव होता है और जनता ने हमें 1 बार, 2 बार और 3 बार मौका दिया है। निश्चित रूप से जनता से किए गए वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। ये कांग्रेस का भ्रम है। और जिस प्रकार से आज भूपेश बघेल की सरकार जो जनता से 36 वादे करके हाथ में गंगा जल लेकर आज सरकार में आई है, लेकिन उन्होंने जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किए हैं। और आज छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो देख रही है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक आतंक का माहौल है, यहाँ शासन प्रशासन इस्लाम की कोई चीज नहीं है। और इसको लेकर आज भूपेश बघेल जी की पूरी सरकार और भूपेश बघेल जी के मंत्री और स्वयं भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से घबराए हुए हैं कि और जनता जो छत्तीसगढ़ की वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है कि आने वाले समय में 15 साल में जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है वो पूरी तरह से विनाश करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। ऋषभ जी, आप सवाल उठा रहे हैं, विनाश तंत्र का काम बीजेपी बता रही है आपने किया है 4-5 साल में। तंत्र किसने किया है 15 साल में? उसके बाद भी 15 सीट में जनता ने दिखा दिया था पिछले चुनाव में, और जो अभी की 13 सीट बचा हुआ है। तो आने वाले 2023 के चुनाव में जनता देख रही है कि हमने छत्तीसगढ़ सबसे पहले किसान और आदिवासी पे आधारित प्रदेश है, तो हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो आदिवासी को जेल में डाल दिया करते थे सुनील जी। वहाँ पे छत्तीसगढ़ को, अगर छत्तीसगढ़ को जाना जाता था तो इनके सरकार के टाइम में सिर्फ और सिर्फ नक्सलगढ़ के नाम से जाना कर जाता था पूरे प्रदेश में और विश्व में। हमारी सरकार ने आज नक्सलगढ़ पूरी सिमट के रह चुकी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इनके द्वारा गोली, फर्जी एनकाउंटर करके गोली मार दिया जाता था और उनके जमीन को लूट लिए जाते थे। तो हमारी सरकार बनने के बाद ये सब रुका है, प्लस जेल से उनको बाहर निकाला गया है। तो फर्जी आदिवासी को फर्जी तरीके से लक्ष्मी जी बताइए, आपके सरकार के कार्यकाल पे कह रहे हैं जमीन इन्होंने लूटा था, उसको हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था, लूटम लाठी थी वहां पर। 2 घंटे के अंदर किसानों को कर्जा माफ किया है और सिंचाई कर माफ किया हमारी सरकार ने। और जब 2500 रुपए में धान खरीदने की बारी आई तो किस हिसाब से केंद्र सरकार ने यहाँ पे अड़ंगे डालने की जवाब दीजिए लक्ष्मी जी। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देखी है, तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किसको वोट करना है और किसने जमीनी स्तर पे काम किया है। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। ऋषभ जी का कहना है कि आपकी सरकार के समय में बहुत लूटा गया लोगों को, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जनता त्रस्त थी, इनके आने के बाद वहां उद्धार हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर तो दिख रहा है कांग्रेस का, जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार चोरी डकैती के साथ साथ खासकर महिलाओं के साथ में अनाचार, अत्याचार और छोटी छोटी बेटी, जो मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बनी। बताइए ऋषभ जी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है, आज ऐसा कोई भी काम नहीं है। भ्रष्टाचार की तो इनको बात करने की अधिकार ही नहीं है। कैग की रिपोर्ट ने बता दिया कि मोदी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी संगठित भ्रष्टाचार का गिरोह बना लिया, कैग इसको सामने ला दिया। पीएम जन आरोग्य के तहत मृत मरीजों के इलाज के लिए 6.9 करोड़ का भुगतान किया है। कैग की रिपोर्ट ने आज ही दिखाया है। लक्ष्मी जी, आप मुझे कुछ बोलना चाहेंगे? मृत मरीज के नाम से आप काम कर रही है और सड़क निर्माण पे 18 रुपए प्रति किलोमीटर, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, 14 गुना भारत रेट बढ़ गई है।
द्वारका प्रोजेक्ट में, द्वारका हाईवे प्रोजेक्ट में, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, अयोध्या डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, नीति और नियत आपकी जो रहती है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की रहती है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह जी ने कहा था किसी पर 2 साल छोड़ दीजिएगा मिशन, आने वाले 3 साल तक राज करेंगे। तो आप भ्रष्टाचार की बात, आप नान घोटाला किसकी सरकार ने किया? गरीबों का 36,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का जो नान घोटाला की गरीबों का पैसा लूटने का काम किया, किसने किया? आपकी सरकार ने किया। चीट फंड घोटाला किसने किया? वापस हमारी सरकार कर रही है। सुनील जी, आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं, चीट फंड घोटाला की सरकार ने किया था। हमारे आप देखेंगे कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक आज 50 लाख रुपए वापस आया है, 50 लाख रुपए। इनकी सरकार ने 15 साल तक एक बैंक को लूटने का काम किया और बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने 50 लाख दिया, कुछ दिन पहले 20 लाख रुपए एक और वापस आया था। तो 15 सालों तक इन्होंने इस पर नहीं कोई कार्रवाई की, ना किसी की। प्रधानमंत्री ये अपने सरकार में हुए 2014-15 में शराब घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाते? सारी जांच ईडी के पास है, लेकिन उसको करवाते क्यों नहीं है? नान घोटाले की जांच ये करवाते नहीं है। अगर इतने साहब पनामा पेपर वाला अभिषेक सिंह जब पूछा जाए तो लक्ष्मी वर्मा जी के मुंह में चुप्पी साथ ली जाएगी। अभी बताया ना, पनामा पेपर सबसे मतलब कोड़वा कांड और नसबंदी कांड, ये तो महिलाओं के ऊपर हुआ था। लक्ष्मी वर्मा जी आपकी सरकार में आप क्यों नहीं बोलते? सीधे आप बोले ना, लक्ष्मी वर्मा जी आप कोड़वा कांड और नसबंदी कांड जो आपकी सरकार के रहते हुए हुआ था, आप इस पर क्यों नहीं बोलते? इसमें 2 शब्द तो बोलिए। हमारी सरकार में आज देखिए, आप एंगापुर की घटना में एक छोटी मासूम आप उसमें कार्रवाई भी हुई है। आप मणिपुर की बात करिए ना, उसमें कार्रवाई तत्काल हुई है, तत्काल हुई है। और वो उसके धन पहचानने वाले द्वारा किया गया है, ये उसके धन पहचान करने वाला द्वारा किया गया है। यह अपराध जो भी बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना था, लेकिन उसमें तत्काल कार्रवाई भी हुई है, उसको गिरफ्तार भी किया गया था। आप जलियांवाला पे चुप हो जाएंगे? जो 20-25 बच्चों के साथ अराजक कृत्य किया गया था, उसमें आप चुप रहेंगे। लेकिन एक कार्रवाई जो घटना हुआ तो नहीं होना था, बहुत बुरा हुआ, और जिसमें तत्काल कार्रवाई भी कर ली गई कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसको आप बोलेंगे। लेकिन आप जलियांवाला पे आप चुप रहेंगे, उस पर क्यों नहीं बोलते? हमारी सरकार ने कार्रवाई की तत्काल, आपकी सरकार क्यों नहीं की? आपकी सरकार तो रमन सिंह के जो एसडी थे, अमन सिंह, उसके खिलाफ अपनी सरकार में रहते हुए तभी भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार बनने के बाद बात आगे आई, उसमें कार्रवाई की गई। आप उसको क्यों नहीं बोलते? आप महिला सुरक्षा पे बात करते हैं। आपने सरकार, हमारी सरकार ने तो भी 15 अगस्त को ऐलान किया, उसका भी विरोध करने का काम किया। अगर कोई महिला पे या बच्चों पे इस तरह से कृत्य करते उसको सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। लेकिन आपकी सरकार इसका भी विरोध करने पे लगी, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस हिसाब से किट दिए थे भानु प्रताप के उपचुनाव में, क्योंकि ये आपकी नियत ही है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो रेप के आरोपी रहते हैं उसको टिकट देने का काम करते हो और उससे राजनीति कराने का काम करते हो। ठीक तो है, आप ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है ऋषभ जी, ठीक है। दोनों लोगों को सुन लिया, दोनों लोग अपनी अपनी सरकारों की बात कर रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, सवाल दोनों सरकारों पर उठते हैं। लेकिन ऋषभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 15 साल का शासन बीजेपी का है और 5 साल का शासन आपका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में आपने ये बात कही, वो बात सामने निकल कर नहीं आई, संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऋषभ जी कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाएगी, जनता के बीच में आप जब जाओगे तो जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जी, जनता भरोसा क्यों करे मैं बताता हूँ। हमारी सरकार बनी होगी तो सुनील जी आप देखे होंगे 2 घंटे के अंदर हमने हमारे अमल पत्र से को करना चालू किया है। सबसे बड़ी घोषणा जो थी किसानों के कर्जा माफी का हमने करने का काम किया है। 2500 रुपए धान खरीदने का काम हमने किया है। आपके डिप्टी सीएम ने खुद कहा था, अब डिप्टी सीएम हो गए, पहले आपके मिनिस्टर ने खुद कहा था कि 12 ही अभी योजनाएं, 12 ही भी संकल्प पत्र की जो बातें हैं पूरी हो पाई हैं, बहुत सारी लंबित पड़ी हैं। सर जी, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, हमारी 36 में से 34 योजना घोषणा पत्र में से वादे हमने पूरी कर चुकी है। डिप्टी सीएम जी ने जब कहा था तब हो सकता है वो रहा होगा, और ऐसे ही हमको कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब कहा था। मैं अपनी बात करूं, जो हमारी संचार विभाग की तरफ से, हमारे कांग्रेस की तरफ से हमने जारी किया है, 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। ये 2 वादे की बात करते हैं सुनील जी, सिर्फ शराबबंदी की बात करते हैं और एक नियमितीकरण की। लेकिन नियमितीकरण में आप देख रहे होंगे कि आज के दिनांक में किसी भी तरीके का जो धरना था वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये मानना पड़ेगा ऋषभ जी, मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जनता को जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जी, मैं ये मानना पड़ेगा आपको, इस बात से आप नहीं बच सकते सर। देखिए, अगर आपकी पार्टी के कोई, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता या नेता इस प्रकार का सवाल खड़ा करते हैं तो आपको ये आकलन करने का जरूरत है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं। जवाब देता हूँ जी, मैं जवाब देता हूँ। ये शराबबंदी की बात करते हैं,
शराबबंदी के लिए जब कमेटी में इनके मेंबर मांगा जाता है विधानसभा में, तो तब ये देने से इनकार करते हैं। जो अध्ययन करती है डिप्टी सीएम के स्टेटमेंट का क्या मायने लगाया जाए अगर आपने कहा कि आपने संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे किए तो? जी हमने पूरे किए हैं, हमारी सरकार ने। आप वादे मेरे को बताइए कौन से वादे की बात कर रहे हैं? रची और रची बता दीजिए। मेरे पास पूरे 36 में से 34 वादे जो हमने पूरे किए हैं उसके मेरे पास लिस्ट है, और जारी भी किया हमने, और हमने इनको भेजा भी है। अगर इनको कोई शंका हो तो उसमें से देख लीजिए और जनता के बीच जाके पता कर ले। ऐसा नहीं हुआ तो जनता बताएगी इनको, 2023 के चुनाव में जनता बताएगी। लेकिन हम बता रहे हैं कि 34 वादे हमने पूरे किए हैं। शराबबंदी की बातें थी तो ये सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ 7 स्टेट से घिरा हुआ है। अगर शराबबंदी करते तो जो हालत गुजरात की है, जो हालत बिहार की है, वो हालत छत्तीसगढ़। इसलिए हमारी सरकार का मुख्यमंत्री जी का रुख स्पष्ट है कि हम नशाबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी के तहत हमने पेशा कानून लाया। इसके तहत 150 से ज्यादा दुकानें हमने बंद की है। पेशा कानून के तहत जो वहाँ का जनप्रतिनिधि चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हमको शराबबंदी करना है, शराब की दुकान नहीं खोलना है, तो वो स्वतंत्र है, वो कर सकता है। तो हमारी सरकार तो इनिशिएट कर रही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल रूप से। इनकी तरह हवाई बातें नहीं करनी है कि हमारी सरकार 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आसान नहीं है अगर यहाँ पे। और सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा प्रदेश जो है ज्यादातर आदिवासी बहुल्य है। आदिवासी के अगर रिचुअल नहीं है वो शराब की बात की, तो ये बातें तो हमारी सरकार इनको जवाब दे चुकी है। लेकिन ये गंगा जल की झूठी बातें करते हैं। एक वीडियो तो बता दें कि हमने गंगा जल के लिए आया था, हमने तो कर्जा माफी लेके आया था, लेकिन ये गंगा जल को भी नहीं छोड़ते, पवित्र गंगा जल को भी राजनीति करने से नहीं छोड़ते। ये इनकी नीति और नियत है। ये भगवान का और आस्था का अपने राजनीति के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मैं लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ चुके। लक्ष्मी जी, आवाज मेरी आ रही है आपके पास? लक्ष्मी जी, आवाज मिल रही है मैडम? कंप्लीट हो गया, आवाज तो आ रही है मुझे। आवाज आ रही है, इसी से ले लीजिए आप। मेरी मोबाइल से आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। लक्ष्मी जी, शायद आपने सुन नहीं पाया हो ऋषभ जी को, इसलिए मैं आप सवालों को दोहरा देता हूं। उनका कहना है कि गंगा जी की कसम जो आपने खाई है राजनीतिक इस्तेमाल के लिए खाई है। आपके समय में बहुत बुरा हाल हुआ और इन्होंने आते ही वो सारी योजनाओं को पूरा कर दिया, वो जो वादे उन्होंने किए थे। मैंने सवाल किया कि आपके डिप्टी सीएम ने जो कहा था कि अभी संकल्प पत्र के बहुत सारे वादे रह गए, पूरे नहीं हो पाए, तो कहते कौन से वादे हैं, कौन सी बातें? हमने सारे वादे पूरे कर दिए। जवाब दीजिए। शराबबंदी कर दिया है, मैं जवाब दे चुका हूँ सुनील जी। महिला स्वसहायता समूहों का ऋण मांग कर दिया है। ठीक है ऋषभ जी, अब आप सुनिए, अब आपके पास आऊंगा। पट्टे की बात की थी, क्या वो कार्य आपका पूरा हो चुका है? क्या आपने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देखने का वादा किया था, क्या आपको अभी काम हो चुका है? आपने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात की थी, क्या वो आप कर चुके हैं? किसानों का रकबा दोगुना करने की बात की थी, क्या हो चुका है? आपने जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात की थी, क्या ये हो चुकी है? मैडम आप पता करिए, देखिए ये आप उठाने देखिए आपके TSC देव जो जिम्मेदार मंत्री है उनका जो व्यक्ति किसानी छोड़ रहा था, आत्महत्या कर रहा था किसान छत्तीसगढ़ का, कम से कम 2.5 से 3 लाख किसान आपकी सरकार में तो आत्महत्या कर चुके थे। हमारी सरकार बनने के बाद किसान समृद्ध हुआ है, उनका कर्जा माफ और वो पंचायत विभाग में मंत्री रहे हैं और किस मुंह से बात करेंगे? लक्ष्मी वर्मा जी, आपको किसान पे, आदिवासी पे, युवा पे बात करने का हक ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपको यह हक खो चुके हैं। आपको तो संकल्प पत्र के बजाय अभी माफी पत्र लेके जाना चाहिए जनता के बीच में। छत्तीसगढ़ को जो 15 सालों में आपने ठगा है ना, इसके लिए आपको माफी पत्र की जरूरत है। आप 21 सीट का तो वादा कर दिया, लेकिन इसका कैप्टन कौन होगा, इसका चेहरा कौन होगा, इसका आप घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। 21 सीट जो आपने जो घोषणा की है, इसका भी जमानत जब्त होने वाला है। आप घोषणा तो करिए इसका। आपका कैप्टन कौन होगा इसका? दूल्हे बारात आ गई, दूल्हा ही नहीं है। लक्ष्मी जी, संपर्क टूट गया। ऋषभ जी, मैं आपके पास हूँ। हेलो, हाँ जी मैडम, बोलिए। हाँ, ये जितनी भी बातें कर ले इनके डिप्टी सीएम ने, मैं ये कह रही थी कि सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था 4 पन्नों का, जिनमें इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों की आवास है जिनका इनको लगने वाला है, और ऐसे 16 लाख आवास को इन्होंने नहीं दिया गरीबों को। आज गरीब जो है वो तरस रहे हैं घर बनाने के लिए। गरीब का सपना होता है, इनको जवाब देना चाहिए। या तो या डिबेट में मत बैठे, चंद्राशेखर जी को बोलना
अगर खुद की बात रखनी है तो आप डिबेट में बैठने की आवश्यकता नहीं है और ना उनके साथ डिबेट कराने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई डिबेट का ठीक है, मतलब ठीक है। अगर नहीं समझते हैं, ठीक खुद ही है, को लक्ष्मी बोलना जी, है ऋषभ तो जी, ठीक डिबेट है। उनके साथ मत कराइएगा, ठीक है। क्योंकि जब बात सुननी नहीं है तो डिबेट करने का मतलब क्या है बताइए। ठीक है। मतलब खुद भी बोल रहे हैं तो बोले जा रहे हैं, जब आपको डिबेट नहीं करना है तो ना बैठ डिबेट करने। ठीक जी, आप गलत डाटा बीच में बोलेंगे तो ठीक मैं है, उसको ठीक है, रोकना ही ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। देखिए ऋषभ जी मेरे गलत साथ, डाटा नहीं बोल रहे। ठीक है, जिम्मेदारी गंगेश के साथ द्विवेदी जी कह हमारे रही साथ हूं वरिष्ठ कि पत्रकार 8 जुड़ लाख। चुके हैं। मैडम आपके पास आऊंगा, ऋषभ जी आपके पास भी आऊंगा, दोनों लोगों के पास आऊंगा। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी का कहना है, जिस प्रकार से ऋषभ जी का कहना है, मुझे लगता हो अगर आपने सुना हो, नहीं तो मैं सवालों को दोहरा देता हूं। अब 15 साल बनाम 5 साल को देखा जा रहा है। 15 साल रमन सिंह के और 5 साल भूपेश बघेल के। लगातार दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने वादे नहीं किए, वो कह रहे हैं उन्होंने वादे नहीं किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ के क्या सियासी मायने लगाए जाएं दोनों पार्टी को देखते हुए, क्योंकि आए दिनों में देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और राहुल गांधी की भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि गंगेश द्विवेदी नहीं, मैं मनीष वोरा हूँ। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। दूसरी चीज, आपने जो सवाल किया उसका मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार अभी कार्य कर रही है, उसमें कांग्रेस ने जो बड़ी घोषणाएं करी थी, निश्चित रूप से उन घोषणाओं को उन्होंने सरकार में आते ही पूरा किया है। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो लगातार जो कांग्रेस काम कर रही है उसमें उन्होंने कोशिश की है कि अपने घोषणा पत्र के बहुत सारे वादों को पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया है। हाँ, ये जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र लिया था, उसमें भी उन्होंने जो बातें कही थी, उन बातों को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश के अंदर तो उन्होंने भी, लेकिन कोई भी पार्टी 100% अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या जो भी चीजें हम बोले उसको पूर्ण करने के में नाकाम रहती है, ये बात तय है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि जनता से किए गए कुछ वादों को वो पूरा करते हैं। जो बड़े वादे होते हैं जिसपे लेकर के पार्टी सत्ता का रास्ता बनाती है, उन वादों को पूरा करने का प्रयास जरूर करते हैं। और दूसरी चीज, मनीष जी, अगर डिप्टी सीएम खुद इस बात को लेकर सवाल उठाने लगे हैं कि अभी संकल्प पत्र के पूरे वादे नहीं हो पाए हैं, तो किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए सर, जहां तक मैंने कहा ना शुरू में कि जब 100% कोई भी अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को पूर्ण नहीं करता है, ये हम आज से नहीं पहले से देखते चले आ रहे हैं। वर्तमान में देखिए, जो बातें कांग्रेस ने, बड़ी बातें जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी, उन बातों को उन्होंने पूरा किया है। तो उनको अपन कह सकते हैं कि जो बड़ी बातें उन्होंने, जैसे किसानों का कर्ज माफ करने की बात करी थी, वो कांग्रेस ने पूरा किया है। उन्होंने बात करी धान खरीदी को लेकर के, उसको उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदेंगे, 17 रुपए प्रति क्विंटल मक्के का जो रेट है वो हम तय करेंगे। तो ऐसे तमाम जो बड़े वादे, हाँ ठीक है, ये बात भी है कि उसके साथ साथ शराबबंदी की भी बात कांग्रेस ने करी थी, लेकिन शराबबंदी जो है वो उस पर कमेटी बना करके उसको गोल गोल घुमा के छोड़ दिया गया। शराबबंदी अभी तक उस दिशा में कोई भी प्रयास नजर नहीं आया, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर में हम कहें तो जनता से किए गए जो वादे होते हैं और वास्तविक चीज में, देखिए आपने जो वादे किए थे और जिनको आपने पूरा किया, 15 साल, बीजेपी के 15 साल, मनीष जी, देख, बीजेपी के 15 साल की हम बात करें तो निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि अधोसंरचनागत विकास जिसको हम कहते हैं, वो बहुत तेजी से होता। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश के अंदर में बिछा था, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग्स और जितने भी बड़े हम बोल सकते हैं तमाम, यहाँ पर उन्होंने बड़े शिक्षण संस्थानों को, बड़े हॉस्पिटल्स को लाने का जो प्रयास छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो निश्चित रूप से सराहनीय, उसको कतई इनकार नहीं किया जा सकता। एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, IIM, IIT, इस प्रकार की तमाम जो बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। तो मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि भाजपा के शासनकाल में जो चीज हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन कांग्रेस के शासन आने के बाद में अभी हम देखें तो व्यक्तिगत विकास जिसको बोल सकते हैं, व्यक्तिगत विकास का कहने का मतलब मेरा यह है कि व्यक्तिगत विकास वो है जिसमें सीधे तौर पे जनता की जेब में पैसा जा रहा है, चाहे वो किसान से धान खरीदी की बात कर लें, चाहे हम बिजली बिल माफ की बात कर लें। ऋषभ जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनते 2 घंटे के अंदर जो हमने वादे पूरे करने का जो काम किया था, आज के दिनांक तक हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजना बना रही है, जो डायरेक्ट जमीनी लेवल पे लोगों के लिए बना रही है, गरीब से गरीब वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे व्यापारी क्लास हो, सबके लिए योजना बन रही है। और लक्ष्मी जी 10 सेकंड में आप भी अपनी बात को पूरा कीजिए, फाइनल कॉमेंट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी, जो चाहे PDF को देख लें हम, चाहे धान खरीदी केंद्र की बात कर ले, जितने भी
जो एजुकेशन सिस्टम है उसको 3 गुना करने का काम IIM, NIT से लेके नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आपके डेंटल कॉलेज, ये सोचिए 100 सीट मेडिकल से 1000 सीट, तो हर दृष्टिकोण से जो हमारी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। रोजगार ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी आपका, ऋषभ जी आपका और मनीष जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले देखा जा रहा है बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई पूरे शोर पर दिखाई दे रही है। 15 साल बीजेपी के, 5 साल कांग्रेस को लेकर जनता के बीच में दोनों पार्टियां जारी हैं। अब देखना होगा जनता किसके मूड को समझती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।